हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्लास 6 की हिस्ट्री का 5th चैप्टर डेट इज़ द वैदिक पीरियड। इस चैप्टर में हम आर्यंस के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे वो इंडिया में स्प्रेड हुए। वेदास के बारे में पढ़ेंगे। वेदास के टाइम पर जो पीपल्स की लाइफ थी डेट इज़ पॉलिटिकल लाइफ, एंटरटेनमेंट, उनका रिलीजियस एक्सपेक्ट, फूड एंड ड्रिंक, इकोनॉमिक लाइफ, सोशल लाइफ, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा इनाम गाम, बुरेल्स एंड मेगालिथ्स, इनके बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द इंडस वैली सिविलाइजेशन केम टू एन एंड अराउंड 1900 BCE और अबाउट 3900 ईयर्स बैक। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है जिसके बारे में हमने लास्ट चैप्टर में बात की थी, तो वो 1900 BCE के अराउंड जो है वो मतलब एंड पर आ गई थी। अपना उसका टाइम पीरियड जो है वो यहाँ तक ही था उसकी, और आज से लगभग 39 ईयर्स पहले की ये बात है। दे हैड सम फॉर्म ऑफ स्क्रिप्ट, कुछ स्क्रिप्ट की कुछ फॉर्म्स मिली हैं ड्यूरिंग दोज टाइम्स एज फाउंड ऑन द सील्स, जो सील्स पर छपी हुई हैं या बोल सकते हैं कि लिखी गई हैं। बट इट कुड नॉट बी डेसिफर्ड और अंडरस्टूड, लेकिन आज तक ना तो उनको पढ़ा गया है ना समझा गया है। द नेक्स्ट सेट ऑफ एविडेंस विच आर फाउंड आर फ्रॉम द पीरियड बिटवीन 1200 टू 800 BCE। उसके अलावा नेक्स्ट पीरियड जो है जहाँ पर एविडेंस मिलते हैं वो बिटवीन 1200 से 800 BCE के बीच में मिलते हैं, और इस पीरियड को वैदिक पीरियड कहा जाता है। इसको वैदिक पीरियड इसीलिए कहा जाता है बिकॉज यहाँ पर इस टाइम पर वेदास हम लोगों को मिले थे। द वेदास डिस्क्राइब दिस पीरियड इन ग्रेट डिटेल। वेदास ने जो है इस पीरियड को 1200 से 800 के बीच के पीरियड को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है द आर्यंस एंड देयर स्प्रेड इन इंडिया। आर्यंस और कैसे वो इंडिया में स्प्रेड हुए। द पीपल ऑफ दिस पीरियड आर बिलीव टू हैव केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया। ऐसा माना जाता है कि ये जो आर्यंस हैं वो कहाँ से आए थे इंडिया में, सेंट्रल एशिया से आए थे। दे केम अक्रॉस द हिंदकुश रेंजेस इनटू द प्लेन्स ऑफ इंडस वैली। ये हिंदकुश रेंजेस जो कि हमारे हिमालयाज में है वहाँ से होते हुए हमारे इंडस वैली प्लेन में आए थे। द अर्ली पार्ट ऑफ दिस पीरियड फ्लरिश्ड इन द रीजन ऑफ पंजाब। इस सिविलाइजेशन का बोल सकते हैं, इस पीरियड का जो सबसे पहले ये फ्लरिश कहाँ पर हुई थी, ये पंजाब के रीजन में हुई थी। और इस पंजाब में कौन कौन इंक्लूडेड था, आज का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ पार्ट्स। ग्रेजुअली दे स्प्रेड इनटू रीजन्स ऑफ गंगा बेसिन। धीरे धीरे वो इंडस वैली से नीचे आते आते गंगा बेसिन में भी आकर रहने लग गए थे। द पीपल हु लिव्ड इन दिस रीजन कॉल्ड देमसेल्फ द आर्यन। और जो लोग इस रीजन में रहते थे वो अपने आप को क्या बोलते थे, आर्यंस बोलते थे। हिस्टोरियंस बिलीव डेट द आर्यंस वर अ नॉर्मेटिक ग्रुप ऑफ पीपल हु ओरिजिनली लिव इन सेंट्रल एशिया। और जो आर्यंस थे वो एक नॉर्मेटिक ग्रुप है पीपल्स का, मतलब पीपल का नॉर्मेटिक ग्रुप है। नॉर्मेटिक ग्रुप का मतलब क्या होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं, और वो ओरिजिनली सेंट्रल एशिया में लीव करते थे। एंड सम ऑफ देम माइग्रेटेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुवर्ड बोथ ईस्ट एंड वेस्ट और इंडिया एंड यूरोप रिस्पेक्टिवली। और सेंट्रल एशिया से होते हुए थे वो माइग्रेटेड होते चले गए वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में। और कहाँ कहाँ गए, ईस्ट में गए, वेस्ट में गए, इंडिया में भी आए, यूरोप में भी गए। द कॉज ऑफ लार्ज स्केल माइग्रेशन हाउएवर इज़ नॉट नॉन। अब उन्होंने इतना माइग्रेशन किया वर्ल्ड में, लेकिन उसका जो रीज़न है वो आज तक नहीं जाना गया है कि वो लोग माइग्रेट क्यों कर रहे थे। The theory of migration gets support to a large extent from the similarity of spoken language and other aspects between the people and their customs across the widespread region. जो माइग्रेशन की जो थ्योरी है वो किस रीज़न से सपोर्ट की जाती है कि उस टाइम पर जो सेंट्रल एशिया में लैंग्वेज बोली जाती थी वो लगभग इन लोगों से मिलती जुलती थी। उसके अलावा इनके जो कस्टम्स और रिचुअल्स भी हैं वो भी वाइड स्प्रेड रीजन में फैले हुए हैं। There are references of existence of 7 river or Sapt Sindhu in the Vedas, which are 7 tributaries of Indus River flowing in the northwest region of undivided India. उसके अलावा कुछ रेफरेंसेस दी जाती हैं 7 रिवर्स की, डेट इज सप्त सिंधु उनको बोलते हैं वेदास के अंदर, जो 7 ट्रिब्यूटरीज थी हमारी इंडस रिवर की। और वो कहाँ पर थी, हमारे अनडिवाइडेड इंडिया में नॉर्थ और वेस्ट रीजन के बीच में, मतलब आसपास उसके बहती थी।
The common word of language of these people with those used in some European languages convenience the historians and sociologists that Aryans did come to India from Central Asia. उसके अलावा कुछ ऐसे कॉमन वर्ड्स हैं इन लोगों के जो यूरोपियन लैंग्वेज से थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं, तो हिस्टोरियंस एंड सोशोलॉजिस्ट जो है वो एक आइडिया लगाते हैं कि जो आर्यंस हैं वो इंडिया में कहाँ से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे। वेदास के बारे में अब हम पढ़ते हैं। द वेदास वर फाउंड टू हैव स्क्रिप्टेड ऑन द बार्क ऑफ ब्रिज ट्रीज विच इज़ फाउंड इन द हिल्स ऑफ कश्मीर। देखो जो वेदास हैं वो ओरिजिनली किस पर लिखी गई हैं, वो ब्रिज ट्रीज पर लिखी गई है, उसकी छाल पर लिखी गई है, मतलब बार्क ऑफ ब्रिज ट्रीज विच इज़ फाउंड इन द हिल्स, जो कहाँ मिलता है, हिल्स में मिलते हैं, और कहाँ पर, मोस्टली कश्मीर में। दे आर ऑल्सो नोन एज भोजपत्रा। वेदास आर रिटन इन संस्कृत, इनको भोजपत्र भी बोलते हैं। और जो वेदास है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए हैं, संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं। हमारे 4 वेद हैं, उनके बारे में जानते हैं। द ऋग वेदा, इट इज़ द ओल्डेस्ट ऑफ द 4 वेदास, ये हमारे चारों वेद में सबसे पुराना है। इट कंसिस्ट ऑफ हिम्स इन द प्रेज ऑफ वेरियस गॉड्स और गॉडेसेस। इस ऋग वेदा में क्या लिखा गया है, इसमें प्रेयर्स लिखी गई हैं जिससे हम अपने भगवान और मतलब देव और देवियों की जो है कैसे उनकी पूजा करेंगे, वो सब मंत्र वगैरह इसमें लिखे गए हैं। उसके अलावा सेकंड आता है यजुर्वेद। द वेदास लेज डाउन द प्रोसीजर्स टू बी अडोप्टेड फॉर रिचुअल्स एंड सेरेमनीज। यजुर्वेदा में प्रोसीजर्स लिखे गए हैं कि कैसे हम रिचुअल्स और सेरेमनीज़ को एडॉप्ट करेंगे, कैसे उस प्रोसेस को हम करेंगे। तो इस यजुर्वेदा में सब रिचुअल्स मतलब प्रोसेसेस लिखी गई हैं हमारे रिचुअल्स के बारे में। उसके अलावा थर्ड आता है हमारा सामवेद। तो दिस वेद इज़ म्यूजिकल फॉर्म ऑफ हिम्स। ये जो हमारे मंत्र वगैरह लिखे गए हैं उसी को म्यूजिकल फॉर्म में किस में लिखा गया है, तो सामवेद में लिखा गया है। उसके बाद लास्ट अर्थवेद। द वेदास हैज स्प्लेट आउट वेरियस फॉर्म ऑफ चार्म्स ऑफ मैजिकल स्पिरिट्स एंड रेमेडीज। अर्थवेदा में क्या लिखा गया है, बहुत सारे मैजिक स्पिरिट्स के बारे में लिखा गया है, चार्म्स इसमें लिखे गए हैं। उसके अलावा रेमेडीज यानी कि औषधि वगैरह, दवाइयों वगैरह के बारे में भी इसमें लिखा गया है। It is believed that the writing of scriptures were done much later, whereas the hymns were sung and passed on over generations in the verbal form from centuries ago. देखो ये जो हमारे वेद हैं ये बहुत बाद में जाकर कहीं पर लिखे गए हैं। उससे पहले जो है ये सिर्फ वर्बल फॉर्म में होता था, यानी कि जो गुरुजी वगैरह होते थे वो सिर्फ बोलते थे और जो स्टूडेंट्स होते थे, उनके जो शिष्य होते थे, उनको सुनकर ही याद करते थे, लिखा नहीं गया था। द रिटन स्क्रिप्ट आर कंपाइल्ड एज हिम्स और सूक्ताज विच मीन्स वेल सेड। उसके बाद में जो वेदास लिखे गए हिम्स के फॉर्म में लिखे गए और उनको हिंदी में सूक्ताज बोलते हैं, जिसका मतलब होता है वेल सेड। अब हम देखते हैं वैदिक पीपल्स की लाइफ के बारे में। तो सबसे पहले हम उनकी पॉलिटिकल लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। द वेदास लेड आउट द रूल्स फॉर हाउ द पॉलिटिक्स शुड बी स्ट्रक्चर्ड। वेदास में लिखा गया है कि पॉलिटिक्स कैसे स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए। इनिशियली पीपल वर डिवाइडेड इनटू सेवरल ट्राइब्स। जो पहले जो लोग थे वो छोटे छोटे ट्राइब्स मतलब बहुत सारे ट्राइब्स में बटे हुए थे। ग्रेजुअली दीज ट्राइब्स एक्सपेंडेड इनटू विलेज। ये ट्राइब्स धीरे धीरे विलेजेस गांव में बदलते गए एंड लेटर ऑन किंगडम्स, और ये बहुत सारे गांव मिलकर एक किंगडम में कन्वर्ट होते चले गए। दस द पॉलिटिकल सेटअप ग्रो इन द फॉलोइंग ऑर्डर बाय 500 BC। और ये जो पॉलिटिकल सेटअप है ये कब ग्रो होना स्टार्ट हुआ, लगभग 500 BCE के आसपास। तो द फैमिली वॉज अ बेसिक यूनिट। जो फैमिली है सबसे बेसिक यूनिट यानी कि सबसे छोटी यूनिट होती है पॉलिटिकल लाइफ की, एंड वॉज नोन एज कुला। द फैमिली हेडमैन वॉज नोन एज कुलापति। तो फैमिली को हिंदी में बोलते हैं, उस टाइम पर क्या बोलते थे, कुल, या इंग्लिश में बोले तो कुला। और हेडमैन मतलब फैमिली के जो हेडमैन है उनको क्या बोलते थे, कुलापति बोलते थे। द फैमिली लिव्ड इन विलेज। जो फैमिली है वो विलेज में रहती थी, विच वॉज नोन एज ग्राम। विलेज को क्या बोलते थे, ग्राम, और ग्राम के हेड को क्या बोलते थे, ग्रामिनी। और बहुत सारे विलेजेस मिलकर क्या बनाते थे, विश। और द विश के हेडमैन कौन थे, तो विशपति। उसके अलावा बहुत सारे विश मिलकर क्या बनाएंगे, तो जनपद बनाएंगे। और जनपद के हेड को क्या बोलेंगे, या जनपद किसके कंट्रोल में होगी, तो जनपति के। और बहुत सारे जनपद मिलकर क्या बनाएंगे, एक राष्ट्र बनाएंगे। और द किंगडम दिस वॉज हेडेड बाय राजन।
तो राष्ट्र को कौन हेड करेगा, तो राजा हेड करेगा। द किंग लुक्ड आफ्टर द किंगडम एंड वॉज हेल्प्ड बाय सेनानीज और द सोल्जर्स। और जो किंगडम है, जो हमारे राजा हैं, वो किसकी हेल्प से अपने राजा को मतलब राज्य को देखेंगे, तो सेनानीज या फिर सोल्जर्स की मदद से, जो हमारे सैनिक होते हैं उनकी मदद से। देयर वर 2 असेंबलीज कॉल्ड सभा एंड समिति। उसके अलावा 2 असेंबलीज भी थी उस टाइम पर, जिसको सभा और समिति बोला जाता था। विच केप्ट अ चेक ऑन द रूल ऑफ द किंग। वो हमारे राजा के जो काम वाम करते थे उस पर चेक मतलब एक तरह से निगरानी रखते थे। सभा वॉज अ काउंसिल ऑफ एल्डर्स और सम सेलेक्टेड पीपल हु एडवाइज द किंग। जो सभा होती है वो एल्डर्स की काउंसिल है, और या फिर कुछ सेलेक्टेड पीपल जो राजा को क्या करते थे, एडवाइस करते थे कि आप ऐसे काम करिए, आप ऐसे करिए। द समिति विच कॉन्स्टिट्यूटेड टू द पीपल हु हेल्प इन द फॉर्मिंग पॉलिसी डिसीजंस। उसके अलावा जो समिति होती थी वो आम जनता से होती थी, और वो हेल्प करती राजा को पॉलिसीज़ का डिसीज़न लेने में या फॉर्मेशन करने में, किसकी, पॉलिसीज़ की। तो ये तो थी पॉलिटिकल लाइफ। अब हम सोशल लाइफ के बारे में बात करेंगे। तो द आर्यन कंसिडर देमसेल्फ अ सुपीरियर रेस। आर्यन ने अपने आप को एक सुपीरियर रेस माना है कि भाई हम सबसे बड़े हैं। दे मेड द लोकल इनहेबिटेंट्स देयर स्लेव्स और दासाज। उन्होंने जो लोकल इनहेबिटेंट्स हैं, यानी कि जो लोग उस टाइम पर वहाँ पर रहते थे, उन लोगों को उन्होंने अपना दास बनाया। द दासाज वर कंपेल्ड टू वर्क एज पर द ऑर्डर ऑफ देयर मास्टर्स। और जो दास होते थे वो मजबूर होते थे अपने मास्टर का हर काम करने के लिए। द सोशल लाइफ वॉज स्ट्रक्चर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन। जो सोशल लाइफ थी वो कैसे स्ट्रक्चर्ड हुई थी, तो ऑक्यूपेशन के बेसिस पर वो बटी हुई थी। दे वर 4 ग्रुप्स नोन एज वर्नास। बाद में मतलब ऑक्यूपेशन के बेस पर और उसको किस चीज़ का नाम दिया गया, वर्नास का नाम दिया गया। तो वो 4 जो मेन वर्नास हैं वो क्या हैं, तो द ब्राह्मण्स। सबसे पहले सबसे ऊपर कौन थे उस टाइम पर, ब्राह्मण्स। They were considered as the learned people. They worked as priests and performed yajnas. They treated the sick and performed the duty of teaching the society. तो सबसे ऊपर कौन होते थे, ब्राह्मण्स। वो ऐसा वो क्या क्या काम करते थे, पुजारी होते थे, जो यज्ञ वगैरह कराते थे। उसके अलावा सिख को ट्रीट करते थे, औषधि वगैरह उनको देते थे। उसके अलावा टीचिंग का काम भी कौन करते थे, तो ब्राह्मण्स करते थे। उसके अलावा जो दूसरा वर्ण आता है सेकंड नंबर पर, वो आता है क्षत्रियास का। तो दे वर द रूलर एंड द वॉरियर्स हु वर परफॉर्मिंग द ड्यूटीज ऑफ प्रोटेक्टिंग द पीपल। तो वो कौन होते थे, वो रूलर्स होते थे या वॉरियर्स होते थे, यानी कि जो लड़ाई लड़ते हैं और अपनी ड्यूटीज़ को निभाते थे। और उनकी ड्यूटी क्या थी, लोगों की सुरक्षा करना। वैश्यास, 3rd नंबर पे आते हैं वैश्यास। दे वर द एग्रीकल्चरिस्ट, क्राफ्ट पर्सन, ट्रेडर्स एंड मोस्ट ऑफ द कम्युनिटी वॉज दस पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। तो वैश्यास में कौन कौन आते थे, एग्रीकल्चरिस्ट आते थे, जो क्राफ्ट पर्सनस होते थे, ट्रेडर्स होते थे, एंड द मोस्ट ऑफ द कम्युनिटी वॉज दस ऑफ पार्ट। और ज़्यादातर जो कम्युनिटी थी उस टाइम पर लोगों की, वो वैश्यास में ही आती थी। उसके अलावा आते हैं शूद्रास। दिस वॉज द क्लास विच वॉज परफॉर्मिंग द menial and unskilled job like sweeping, cleaning, removing dead carcasses and such related jobs। तो जो शूद्रास थे वो क्या काम करते थे, जो अनस्किल्ड काम होता है, जैसे स्वीपिंग करना, क्लीनिंग करना, इससे रिलेटेड ही बहुत सारे काम। इनिशियली द वर्नास वर नॉट वेरी रिजिड। जो पहले थे, जो ये वर्ण सिस्टम है, ये बहुत रिजिड नहीं था, भाई कठोर नहीं था। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली पीपल वर ग्रुप्ड इनटू द वर्नास। दे वर बोर्न इनटू एंड नॉट बाय देयर ऑक्यूपेशन। पहले जो पीपल्स का ग्रुप था, मतलब जो ये वर्नास सिस्टम था, ये रिजिड नहीं था, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली जो लोग हैं इस ग्रुप में डिवाइड होते चले गए और जन्म के आधार पर ही वर्न्स में बंटते चले गए। पहले सिर्फ ऑक्यूपेशन के बेस पर था, बाद में जन्म के बेस पर वो होने लग गया। उसके बाद अब हम बात करेंगे विमेन का स्टेटस। तो द वैदिक पीरियड मेक स्पेशल रेफरेंसेस ऑफ इक्वल स्टेटस टू विमेन। जो वैदिक पीरियड है वो ऐसा स्पेशल रेफरेंस करता है कि विमेन को क्या करते हैं, क्या देते थे, वो इक्वल स्टेटस देते थे। मोस्ट ऑफ द यजनास वर नॉट हेल्ड विदाउट द प्रेजेंस ऑफ वाइफ। बहुत सारे मतलब जो यज्ञ वगैरह होते थे वो वाइफ के प्रेजेंस के बिना तो होते ही नहीं थे उस वैदिक पीरियड में।
द फैमिलीज फॉलोड अ पेट्रियार्कल सिस्टम वेयर द फादर वॉज द हेड ऑफ द फैमिली एंड टुक ऑल द डिसीजंस। और फैमिलीज़ में क्या होता था, पेट्रियार्कल सिस्टम होता था जहाँ पर जो फादर यानी कि फादर होते हैं वो हेड ऑफ द फैमिली होते थे और सारे डिसीजंस लेते थे। बट in the later Vedic period, however, the status of the women was downgraded to a large extent and they were not allowed to participate in religious ceremonies and decision making। लेकिन ये अर्ली वैदिक पीरियड की बात है जहाँ पर विमेन को एक अच्छा इक्वल स्टेटस दिया गया था। लेकिन अगर हम लेटर वैदिक पीरियड की बात करें तो विमेन को इक्वल स्टेटस नहीं दिया गया, बल्कि उनकी सिचुएशंस क्या होती चली गई, डाउन होती चली गई। एक बहुत लार्ज एक्सटेंट तक उनको रिलीजियस सेरेमनीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था और डिसीजन मेकिंग में भी उनका कोई रोल नहीं रह गया था लेटर वैदिक पीरियड में। उसके अलावा फूड एंड ड्रिंक की अगर हम बात करें तो द फूड हैबिट ऑफ पीपल वर मोस्टली वेजिटेरियन, मोस्टली वेजिटेरियंस ही थे उस टाइम पर। दे वर फॉन्डनेस फॉर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, वो किसके मतलब आदि थे, शौकीन थे मिल्क के और मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट्स के ही। देयर आर रेफरेंसेस टू सोमा, अ ड्रिंक विच वर मेड बाय मिक्सिंग सम हर्ब्स एंड विद मिल्क। उस टाइम पर जो लोग हैं वो एक सोम मतलब सोमा एक ड्रिंक का नाम है जो पीना पसंद करते थे, और वो किससे मिलकर बना था, हर्ब से और मिल्क से। अनदर ड्रिंक कॉल्ड सुरा ऑल्सो फाइंड्स मेंशन, एक अनदर ड्रिंक है सुरा, उसके बारे में भी मेंशन किया गया है। दिस वॉज हाउएवर इनटॉक्सिंग इन नेचर, ये इनटॉक्सिकेटिंग है नेचर में, यानी कि ये बोल सकते हैं कि अच्छा नहीं है और ये एक अच्छा पदार्थ था पीने के लिए। एंटरटेनमेंट के लिए क्या, द सोशल सिस्टम हैड एंटरटेनमेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप डांसिंग, हॉर्स एंड चैरियट रेसिंग एंड म्यूजिक। तो एंटरटेनमेंट के लिए क्या होता था, ग्रुप में डांसिंग होती थी, हॉर्स एंड चैरियट यानी कि घोड़े और रथों की जो रेस वगैरह होती थी, उसके अलावा म्यूजिक। तो एंटरटेनमेंट के लिए ये सब था उन लोगों के पास। इकोनॉमिक लाइफ की अगर हम बात करें तो द एग्रीकल्चर एंड कैटल रियरिंग वर द प्राइमरी ऑक्यूपेशन। तो एग्रीकल्चर और पशुपालन ये प्राइमरी ऑक्यूपेशन था लोगों का। दे यूज टू ग्रो वीट, राइस, बार्ले। क्या क्या उगाते थे वो, वीट, राइस, बार्ले। उसके अलावा कौन कौन से पशुओं को पालते थे, तो कैटल, शिप, गोट, हॉर्सेस वर रियर्ड एंड मेंटेन्ड इन द लार्ज नंबर। काउ वॉज कंसिडर अ स्केर्ड एनिमल, काउ को क्या माना जाता था, एक स्केर्ड एनिमल माना जाता था, पवित्र। Since these were the most important possessions, most of the battle were fought to gain the possessions of agriculture land and to capture cattle। देखो इन सब चीज़ों को मतलब एग्रीकल्चर को या बोल सकते हैं हमारे पशुओं को एक पोजेशन के रूप में माना जाता था, और जो बहुत सारी बैटल्स वगैरह लड़ी गई हैं वो इन्हीं के लिए लड़ी गई हैं। द पीपल कैप्चर्ड इन द वार वर ऑल्सो केप्ट एज स्लेव्स, ऑल्सो कोल्ड दासाज एंड दासीज। देखो जब वार होती है, जब कभी भी कोई लड़ाई होती है तो एक ही पक्ष जीतेगा, तो जो दूसरा पक्ष होता था वो किसके रूप में काम करता था, स्लेव्स के रूप में। तो मेल्स के लिए क्या बोलेंगे, दासाज, और फीमेल के लिए क्या बोलेंगे, दासीज। द अदर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल वर रिलेटेड टू मेकिंग टूल्स, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, हॉर्स एंड ऑक्स ड्राइवन कार्ट्स, पोट्री एंड ट्रेडिंग इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। देखो एग्रीकल्चर और एनिमल रियरिंग के अलावा और वो क्या क्या काम करते थे, टूल्स बनाना, एग्रीकल्चर के लिए इम्प्लीमेंट्स बनाना, हॉर्स और ऑक्स ड्राइवन कार्ट्स को बनाना, पोट्री बनाना, ट्रेड करना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में। उसके अलावा वर्क ऑन वुड, लकड़ी का काम करना, क्ले, ब्रिक मेकिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज वर ऑल्सो कॉमन ऑक्यूपेशन। द यूज ऑफ आयरन केम इन टू बींग इन द लेटर पार्ट्स ऑफ दिस एज। लोहे का इस्तेमाल भी आया वैदिक पीरियड में, लेकिन बहुत बाद में। अब अगर हम इस पीरियड के रिलीजियस एक्सपेक्ट्स की बात करें तो क्या, इन द वैदिक पीरियड द पीपल वर डीपली इन्वॉल्व इन रिलीजियस एक्टिविटी। वो डीपली इन्वॉल्व थे रिलीजियस एक्टिविटी में। दे बिलीव्ड इन द कंसेप्ट ऑफ वन गॉड, वो एक ही भगवान को मानने वाले थे। हाउ एवर दे एक्सेप्टेड द गॉड हैज़ मैनी फॉर्म्स बट दस गेव दैम डिफरेंट नेम्स। वो एक ही भगवान को मानने वाले थे, लेकिन बाद में उन्होंने माना कि भगवान की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं अलग अलग तरह की, और उन सब फॉर्म्स को उन्होंने डिफरेंट नेम्स दिए। परफॉर्मिंग यज्ञ वॉज अ कॉमन प्रैक्टिस, यज्ञ मतलब यज्ञ करना एक कॉमन प्रैक्टिस बन गया। सिंगिंग ऑफ हिम्स एंड प्रेयर्स वर पार्ट ऑफ डेली लाइफ, मंत्रों को पढ़ना, भगवान की प्रेयर करना वो डेली लाइफ का एक पार्ट बन गया।
The people of those time believed in salvation after death, therefore they prayed to God wishing for salvation. पीपल उस टाइम पर साल्वेशन यानी कि मोक्ष में भी यकीन रखते थे और वो प्रेयर करते थे भगवान से कि उनको क्या मिले, मोक्ष मिले यानी कि साल्वेशन मिले। बर्थ रीबर्थ का जो ये सर्कल है उससे उनको मुक्ति मिले। दे बिलीव्ड इन द कर्मा विच मीन्स दैट योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन योर डीड्स इन द प्रेजेंट। वो लोग कर्मा में भी विश्वास रखते थे। जो कर्मा का क्या मतलब होता है कि आप जो आज काम करेंगे उसी का फल आपको फ्यूचर में मिलेगा। दे बिलीव डैट द सोल इज़ इम्पेरिशेबल। वो ऐसा मानते थे कि जो हमारी आत्मा है, जो सोल है, वो इम्पेरिशेबल है, कभी भी नष्ट नहीं होगी। द वैदिक पीरियड हैड स्प्रेड द मैसेज ऑफ म्यूचुअल कॉर्पोरेशन, हारमनी, मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज़। तो जो वैदिक पीरियड है उन्होंने मैसेज फैलाया म्यूचुअल कॉर्पोरेशन का, यानी कि सबके साथ मिलजुल कर रहो, हारमनी के साथ रहो, मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज़ की, सबका आदर करो, किसी के साथ गलत व्यवहार ना करो। तो ये सब भी किस में सिखाया, वैदिक पीरियड में बताया। दिस वर प्रैक्टिस्ड एंड बिलीव्ड एज अ पीपल फियर्ड द वर्थ ऑफ गॉड। ऐसा लोग ये सब क्यों करते थे, क्योंकि उनको किस चीज़ का डर था, गॉड का। अब उस टाइम पर हमारे 4 फेजेस ऑफ लाइफ के 4 फेजेस के बारे में भाई बताया गया है। तो ये क्या है, द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग वर डिवाइडेड इनटू 4 आश्रम्स और 4 फेजेस। नेमली उस टाइम पर बोला गया कि एक इंसान जब तक जिंदा रहता है उसकी जो ज़िंदगी है वो 4 हिस्सों में बटी हुई है। और वो कौन कौन से हैं, डैट इज़ ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास आश्रम। इन द फर्स्ट फेज द पर्सन वॉज सपोज टू स्टे सिंगल एंड अटेंड एजुकेशन। तो ब्रह्मचार्य में क्या बोला गया कि किसी भी इंसान को सिंगल रहना चाहिए, यानी कि अकेले रहना चाहिए और सिर्फ एजुकेशन पर फोकस करना चाहिए। द सेकेंड फेज वॉज मीन्ड फॉर मैरिज एंड बिल्डिंग अ फैमिली। सेकेंड फेज में यानी कि गृहस्थ आश्रम में ये बोला गया कि अब वो शादी करे और फैमिली बनाए। इन द थर्ड फेज द पर्सन वॉज सपोज टू बी विद द फैमिली बट severed his ties with materialistic desires। वानप्रस्थ आश्रम में ऐसा बोला गया कि इंसान जो है वो फैमिली में रह सकता है, लेकिन उसको धीरे धीरे जो अपने मेटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स हैं उससे क्या करना चाहिए, उसको छोड़ना चाहिए। एंड इन द फोर्थ फेज द पर्सन लेफ्ट फैमिली लाइफ एंड गो इनटू द प्रेयर्स एंड सॉलिट्यूड। फोर्थ फेज दैट इज संन्यास आश्रम, इसमें बोला गया कि इंसान को अब अपना घर परिवार छोड़कर भगवान के लिए भगवान को खुश करने के लिए या उनको पाने के लिए प्रेयर करनी चाहिए और सॉलिट्यूड में चला जाना चाहिए, यानी कि सबसे दूर, एक तरह से संन्यास ले लेना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे इनाम गांव चालकोलिथिक सेटलमेंट इन द दक्खन रीजन। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, इनाम गांव के बारे में, जो एक चालकोलिथिक सेटलमेंट है और वो कहाँ पर है, हमारे दक्खन के रीजन में है। The excavations in the region of Inam Gaon in Maharashtra near the God River has provided archaeologists with the source to study the people living in this part of Dakhan Plateau। तो एग्जाविशंस जो मिले हैं इनाम गांव में, जो कि महाराष्ट्र में है, गोड रिवर के पास, ये हमको आर्कोलॉजिस्ट सोर्सेज जो है वो प्रोवाइड करता है कि हम उस टाइम पर लोग पीपल्स की लाइफ के बारे में पढ़ें दक्खन प्लेट्यू में। The site here also shows the state of civilization during the period of 1600 to 700 BCE। तो इस civilization का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, 1600 से 700 BCE के आसपास। Below are the findings about the life and the society of people। अब हम पढ़ेंगे सब इसमें सोसाइटी और पीपल्स की लाइफ के बारे में। तो हाउसेस हैं, सबसे पहले हाउसेस के बारे में पढ़ते हैं। तो पीपल इन दिस रीजन बिल्ट मड हाउसेज विच वर रेक्टेंगुलर इन शेप एंड दे हैड अ डेडिकेटेड स्पेस फॉर कुकिंग फूड। यहाँ पर जो लोगों के घर हैं वो मड से बने, मिट्टी से बने हुए होते थे, रेक्टेंगुलर शेप के होते थे और घर में कुकिंग के लिए यानी कि किचन के लिए अलग से स्पेस था। मड वॉल्स वर बिल्ट अराउंड द सेटलमेंट possibly for safety। There is a canal system connected to the river which was used to supply water to the fields। जो मड वॉल्स हैं वो मड वॉल्स की जो सेटलमेंट है वो सेफ
पॉसिबली फॉर सेफ्टी के मतलब सेफ्टी के लिए वो जो बनाई गई थी। उसके अलावा एक कैनाल सिस्टम था घरों तक जो रिवर से कनेक्टेड था और विच वॉज यूज टू सप्लाई वाटर टू द फील्ड्स। और एक बड़ी रिवर से छोटी छोटी कैनाल्स निकाली गई जो कि खेतों में पानी देने के लिए काम आती थी। The size of the houses indicated that the rich farmers lived in the center of the settlement, while those who worked for them are associated with other crafts and traders live on the fringes। देखो ऐसा सेटलमेंट बनाया गया था कि जो रिच फार्मर्स हैं वो बीच में रहेंगे, उसके अलावा जो उनके लिए काम करते हैं वो उनके आसपास फ्रिंजेस पे मतलब किनारों पर रहेंगे। तो ये था हाउसेज उनका। मटेरियल इन यूज़ के बारे में बात करते हैं। द एग्जाबिशंस रिवील्स द यूज़ ऑफ इवोरी, गोल्ड, कॉपर। हाउएवर मेजोरिटी ऑफ टूल्स कंटिन्यू टू बी मेड ऑफ स्टोन्स। देखो वहाँ पर गोल्ड मिला, कॉपर मिला, लेकिन फिर भी जो मेजोरिटी ऑफ टूल्स हैं वो किस चीज़ के बने हुए मिले हैं, वो स्टोन के यानी कि पत्थर के। उसके अलावा पोट्री फाउंड इज जनरली रेड एंड ब्लैक डिज़ाइंस एज वॉज प्रेवेलेंट इन द सिविलाइजेशन इन द नर्दर्न रीजन्स ऑफ इंडिया। पोट्री भी मिली है और लगभग किस कलर की मिली है, रेड एंड ब्लैक डिज़ाइंस की मिली हैं जो कि नर्दर्न रीजन्स में भी प्रचलित थी सिविलाइजेशंस में, जो कि जिसमें हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जब हमने पढ़ा है तो वहाँ पर भी रेड और ब्लैक कलर के डिज़ाइंस की पोट्री के बारे में हमने पढ़ा था। तो दक्खन रीजन में भी सेम मिलती थी। फूड हैबिट्स क्या थी इन लोगों की? देयर डाइट कॉन्टिन्यू टू बी अ मिक्स ऑफ कल्टिवेटेड प्रोडक्ट्स एंड मीट। द ग्रोथ ऑफ व्हीट, बार्ले, लेंटिल्स एंड बीन्स हैव बीन नोटिस्ड इन द रीजन। इन लोगों की जो डाइट थी ना वो कल्टिवेटेड प्रोडक्ट्स एंड मीट यानी कि वेज और नॉन वेज दोनों मिक्स थी। वेज में वो लोग क्या क्या था, व्हीट, बार्ले, लेंटिल्स, बीन्स, ये सब कुछ खाते थे। देयर इज़ ऑल्सो एविडेंस देम द कंज्यूमिंग फिश। और ऐसा भी माना जाता है कि वो लोग फ़िश को भी कंज्यूम करते थे, यानी कि वो लोग ओमनीवोरस थे, जिसमें कि वेज और नॉन वेज वो लोग दोनों खाते थे। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो द एग्जावेशन शोज साइंस दैट एनिमल्स लाइक कैटल, गोट, शिप, डॉग, पिग्स एंड हॉर्सेज वॉज डोमेस्टिकेटेड। तो एनिमल्स रियरिंग के बारे में भी है कि वो लोग कैटल्स मतलब गोट, शिप, डॉग्स, पिग, हॉर्सेज इन सबको भी वो क्या करते थे, पशुपालन करते थे, पालते थे उनको। कस्टम्स के बारे में पढ़ें तो एग्जावेशन शोज टेराकोटा फिंगरीज ऑफ एनिमल्स एंड मोर सो ऑफ द बुल। पॉसिबली दिस वॉज अ revered animal. Some humans remains have been found with earthenware and fingeries. This shows that the people who those time believed in the journey after death। देखो जो एग्जावेशंस मतलब जो खुदाई हुई है उसमें टेराकोटा फिंगरीज मिली हैं एनिमल्स की, और मोस्टली जो है वो बुल्स की मिली हैं। तो देखो टेराकोटा फिंगरीज क्या होती हैं, जब मिट्टी या चिकनी मिट्टी से कोई मूर्तियाँ वगैरह बनाई जाए तो उसको बोलते हैं टेराकोटा फिंगरीज, जो कि जो पोटर व्हील्स पर नहीं बनाई जाती थी बल्कि हाथों से बनाई जाती थी। तो वो मोस्टली किस चीज़ की मिली हैं, वो बुल की मिली हैं हम लोगों को। और उसके अलावा सम ह्यूमन्स रिमेन्स हैव बीन फाउंड विद earthenware and fingeries. This shows that people of those times believed in the journey after death। जब इंसान उस टाइम पर जब इंसान की डेथ हो जाती थी और उसको जस्ट ज़मीन में गाड़ा जाता था तो उसके साथ बहुत सारे टेराकोटा फिंगरीज भी डाली गई हैं। तो ऐसा बोल सकते हैं कि वो जो लोग हैं वो लाइफ जर्नी आफ्टर डेथ मतलब मरने के बाद भी जो जर्नी होती है उस पर वो लोग क्या करते थे, यकीन करते थे। इसीलिए उस इंसान के साथ उसके टेराकोटा की फिंगरीज यानी कि मूर्तियाँ वगैरह जो है, या बोल सकते हैं एक तरह से खिलौने टाइप, वो डाले गए हैं उनके साथ। उसके अलावा अगर हम इसके डिक्लाइन के बारे में बात करें तो डिक्लाइन ऑफ सेटलमेंट इज़ एविडेंट बाय चेंजिंग लाइफस्टाइल्स एंड रिडक्शन इन क्रॉप रिसोर्स। तो इस सेटलमेंट का जो है वो एंड कैसे हुआ, तो वो लाइफस्टाइल में चेंज होने में, उसके अलावा क्रॉप रिसोर्स जो है यानी कि एक एग्रीकल्चर है उसके रिडक्शन को मान सकते हैं। अपरेंटली देयर वर रिडक्शन इन क्रॉप प्रोडक्शन एंड ग्रेजुअली द पीपल ईदर पेरिस्ड और मूव अवे फ्रॉम दिस रीजन। ऐसा बोला गया कि जो एग्रीकल्चर है वो धीरे धीरे ख़त्म होता चला गया। अब या तो वो लोग वहाँ से चले गए या पेरिस्ड हो गए, मतलब
लुप्त हो गए और वहाँ से उस रीजन को छोड़कर कहीं और जाकर बस गए। तो ये था इनाम गाम चलोलिखित सेटलमेंट इन दक्खन के रीजन में। उसके अलावा अदर सोर्सेज ऑफ स्टडिंग द पास्ट, अब पास्ट को पढ़ने के जो अदर सोर्सेज हैं वो क्या है? द स्टडी ऑफ लाइफ इन द पास्ट वर बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ आर्टिफैक्ट वेरियस एक्सपेक्ट्स हैज़ टू बी अज्यूम्ड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस कलेक्टेड। अब हम पास्ट के बारे में जब पढ़ते हैं तो उसमें मेन जो फैक्ट जो होता है, किस बेसिस पर हम पढ़ते हैं, तो वो फाइंडिंग्स जो हमें आर्टिफैक्ट्स की मिलती हैं उनके बेसिस पर हम लोग पढ़ते हैं। वेरियस एक्सपेक्ट्स हैज़ टू बी अज्यूम्ड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस कलेक्टेड, बहुत सारी चीज़ें एज्यूम करी जाती हैं पास्ट को पढ़ते टाइम जो एविडेंस हमको मिलते हैं उनके बेसिस पर। द अवेलेबिलिटी ऑफ एविडेंस सच एज स्कल्पचर्स इंक्रीज एंड बिकम मोर कंक्रीट विद मोर रिसेंट इन द पास्ट। जैसे जैसे हमको स्कल्पचर्स वगैरह मिलते हैं, इनके एविडेंस जब मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, एजम्पशन को अपनी को स्ट्रॉन्ग करते हैं कि ऐसा ही हुआ होगा। अदर देन द स्क्रिप्चर्स देयर इज येट अनदर एक्सपेक्ट विच टेल्स अस अ लॉट ऑफ द सोशल कस्टम्स। दिस इज अबाउट द वे ह्यूमन रिमेन्स पर्टेनिंग टू दोज टाइम्स आर फाउंड। इसके अलावा स्कल्पचर्स के अलावा और ऐसा कौन सी चीज़ें हैं जिससे हम अज्यूम करते हैं कि उस टाइम पर ऐसा होता था, उस टाइम पर ये होता था, वो होता था, तो वो क्या है? वो ह्यूमन रिमेन्स हैं। ह्यूमन रिमेन्स जो उस टाइम आज हमको मिलते हैं उस टाइम के लोगों के। तो देखो, आर्टिफैक्ट से, स्कल्पचर से, उसके अलावा ह्यूमन रिमेन्स से, इन सब चीज़ों से हम लोग क्या करते हैं, अपना पास्ट को स्टडी करते हैं। अब हम बात करते हैं द बुरेल्स के बारे में, मतलब द कस्टम ऑफ पीपल इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव मैनी सिमिलैरिटीज़, मैनी ऑफ देम रिस्पेक्टेड द डेड। जो इंसान की डेथ हो जाती है उसके बाद जब उसको ज़मीन में गाड़ते हैं तो उस सब चीज़ों को क्या बोलते हैं? बुरेल्स बोलते हैं। तो ये बहुत सारे वर्ल्ड में बहुत सारे हिस्सों में सिमिलैरिटीज़ मिलती हैं इस पार्ट में। बहुत मैनी ऑफ देम रिस्पेक्टेड द डेड, उनमें से मतलब जो इंसान की डेथ हो जाती है उसकी क्या करते थे? इज्जत करते थे, रिस्पेक्ट करते थे उसकी। मैनी ऑफ देम बरीड देम, सम ऑफ देम बरीड विद इन द प्रेमाइसेस ऑफ देयर होम्स एंड अदर डिड सो आउटसाइड देयर होम्स। बहुत सारे लोगों को बरीड किया जाता था, कुछ को घर के अंदर ही, मतलब अपने प्रमाइस में ही, और कुछ को बाहर भी, घर से बाहर। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ अर्लियर एजेस ऑल्सो वॉन्टेड टू एंश्योर दैट द डेड बॉडीज आर नॉट हार्म्ड बाई वाइल्ड एनिमल्स एंड देयर फोर दे ईदर बरीड दैम विद इन देयर होम्स एंड इन साइड द कोर्टयार्ड और द सेलेक्टेड प्लेसेस वेयर द होल कम्युनिटी विशेज टू। जब भी कोई यंग इंसान की डेथ होती थी तो वो ऐसा मेक श्योर करते थे कि उसको जानवर वगैरह जो है नुकसान ना पहुँचाए, इसीलिए उसको या तो उसके घर में ही बरीड किया जाता था या फिर कम्युनिटी की जहाँ पर विश हो, एक ऐसा सेलेक्टेड प्लेस, तो वहाँ पर उसको क्या करते थे? बरीड कर देते थे। उसके अलावा अब हम बात करते हैं मेगालिथ्स के बारे में। इन द दक्खन प्लेट्यू इन कश्मीर एंड ऑल्सो इन सम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड देयर इज अ ट्रेंड टू बरी द डेड अंडर ह्यूज ब्लाउडर्स। देखो, दक्खन प्लेट्यू में, कश्मीर में और वर्ल्ड के बहुत सारे हिस्सों में ऐसी क्या परंपरा थी कि जब भी इंसान की डेथ होएगी तो उसको अगर बरीड किया जाएगा तो बहुत बड़े बड़े ब्लाउडर्स के अराउंड, मतलब उसके चारों तरफ बहुत बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाएंगे, जिसको क्या बोलते हैं? मेगालिथ्स बोलते हैं। मेगा का मतलब होता है बड़ा और लिथोस का मतलब होता है रॉक, तो बहुत बड़े बड़े पत्थर लाइक दिस। यहाँ सेंटर में कोई बरीड होगा, उसके चारों तरफ बहुत बड़े बड़े क्या रख दिए गए? पत्थर रख दिए गए, इसको क्या बोलते हैं? मेगालिथ्स बोलते हैं। एट मैनी प्लेसेस देयर ह्यूज स्टोन फॉर्मेशन आर फाउंड ओवर द अर्थ बट एट सम प्लेसेस देयर आर अंडर द अर्थ सरफेस। कुछ जगहों पर बाहर और कुछ जगहों पर धरती के अंदर भी ऐसे बड़े बड़े